48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 21वां लॉ देखते हैं, जो कहता है प्ले अ सर्कल टू कैच अ सर्कल, सीम डम्बर दैन योर मार्क। मतलब किसी को बेवकूफ बनाने के लिए और ज्यादा बेवकूफ दिखिए। इससे पहले के 20 लॉस और उनके वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरी दरखास्त होगी कि आप उन्हें जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए इसके पीछे की कहानियां देखते हैं। पहली कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में उस समय यानी कि 1872 के दौरान एक बहुत बड़े फाइनेंसर थे जिनका नाम था एस्बरी हारपेंडिंग। वो उस समय के कुछ चुनिंदा बहुत रईसों में से थे। एक समय जब वो लंदन जा रहे थे तो उन्हें किसी ने एक केबल भेजा, केबल मतलब उस समय टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था कि अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में एक डायमंड माइन मिली है। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसे रफा दफा करके सोचा। फिर वो उस समय के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन फाइनेंसर बैरन रॉथस्चाइल्ड से मिले, जिन्हें उन्होंने ये कहानी बताई। तो रॉथस्चाइल्ड ने कहा कि आप इसको मजाक में कैसे ले सकते हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ा देश है और इस देश ने आज तक कई सारे ऐसे अनोखे अनोखे चीज दुनिया को दिए हैं, तो हो सकता है कि डायमंड माइनिंग सच में मिली। हारपेंडिंग इस बात से चौंक गए और वो तुरंत वापस अपने देश आ गए। वहां जाकर सबसे पहले वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और वहां उन्होंने उस डायमंड माइन से रिलेटेड जो स्टोरी थी वो जानने की कोशिश की। वहां जाकर उन्हें पता चला कि दो किसान, बहुत ही छोटे से किसान, फिलिप आर्नोल्ड और जॉन स्लैक ने यह दावा किया है उन्होंने एक डायमंड माइन व्योमिंग, जो कि वहां का एक स्टेट है, एक राज्य है, वहां पे उन्हें मिली है। उन्होंने उस जगह का, उस लोकेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया ताकि वो किसी और के हाथ न लगे। हारपेंडिंग ने उनसे मिले हुए डायमंड्स दिखाने की बात कही तो उन्होंने ये कहा कि मैं उन्हीं लोगों के सामने उन सबको लेके आऊंगा, उन डायमंड्स को लेके आऊंगा जो वाकई में उसके जानकार हो। ऐसे किसी को भी दिखा के वो हमारी बेइज्जती करे, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हारपेंडिंग ने उनसे कहा कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पे जो अमेरिका के सबसे फाइनेस्ट डायमंड एग्जामिनर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनके सामने हम लोग ये डायमंड्स रखेंगे। वो ये सब देखेंगे और आपकी आंखों के सामने ये सब डिस्कशन हो जाएगा। इस पर दोनों किसानों ने कहा कि हम लोग वो लेके तो आएंगे, लेकिन क्या पता वहां पे मुझे लूट लिया जाए, तो हमें लूट जी लिया जाए, तो हमारे डायमंड्स चुरा लिए गए, तो हमें बंदूक की नोक पर सारा रहस्य उगलवा लिया जाए, तो हमें कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा, हारपेंडिंग ने, कि मैं आपको अभी इसी वक्त 1 लाख डॉलर देता हूं, जो उस समय वाकई में बहुत बड़ी कीमत थी। ये 1872 की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख डॉलर मैं अभी आपको देता हूं और 3 लाख डॉलर आपके लिए अलग से निकाल के रखता हूं, और अगर हमारी डील हो गई तो 3 लाख डॉलर और आपको दिए जाएंगे, यानी कि कुल 7 लाख डॉलर दिए जाएंगे आपको। आप लोग उसे ले सकेंगे, रख सकेंगे अपने पास, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। इसलिए उन्हें न्यूयॉर्क में बुलाया गया। न्यूयॉर्क में उस मीटिंग में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट्स, डायमंड एग्जामिनर्स सब आए। सब लोग देखे और उन्होंने ये पाया कि डायमंड्स तो वाकई में रियल है। उस मीटिंग में जो नहीं आए वो वही 2 किसान थे, फिलिप आर्नोल्ड और जॉन स्लैक। जब पूछा गया कि वो दोनों कहाँ है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में न्यूयॉर्क नहीं देखा था, तो वो न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, न्यूयॉर्क का पर्यटन कर रहे हैं और न्यूयॉर्क की गलियों में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं।
यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि वाकई में डायमंड्स तो बहुत ज़्यादा सही है और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा ही होगी। तो अब क्या किया जाए? इसमें हार्पेंडिंग ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा क्यों ना इन्हें ऐसा कह देते हैं कि ये उतने कीमती नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। वैसे भी दोनों किसानों ने इसकी कीमत $1.5 मिलियन ही रखी थी, जो वाकई में तो बहुत बड़ी कीमत थी, किंतु इन लोग के अंदाजे के हिसाब से ये और ज्यादा महंगे डायमंड्स हैं। हार्पेंडिंग ने दोनों भाइयों से झूठ कहा कि आपने जो हीरे दिए हैं वो इतनी शुद्धता के नहीं है, वो वाकई में हीरे हैं लेकिन वो इतनी शुद्धता के नहीं है जितनी आप रकम कह रहे हैं। जिसे सोचकर दोनों भाई निराश तो हुए, किंतु हार्पेंडिंग ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो $7 लाख मैंने आपने निकाल के रखा था, आप उन्हें ले लीजिए। डायमंड्स का पता, जो माइन है उसका पता और डायमंड्स हमें दे दीजिए। मैं इनसे अपना काम चला लूंगा और इन्हें बेच के किसी भी तरीके से अपने पैसे निकाल लूंगा। दोनों किसान भाइयों ने यही किया। उन्होंने पैसे ले लिए और वो चले गए। बाद में जब उस माइन पे इन लोग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पे ये सारे डायमंड्स नकली थे। इन लोग ने किसी तरीके से नकली डायमंड्स को असली डायमंड्स दिखाकर इन लोग को उल्लू बना दिया। दूसरी कहानी हमारे अपने सनातन धर्म से है, जिसमें जब भोलेनाथ का विवाह हो रहा था तो वहां पे शास्त्रार्थ छिड़ गया। आज से पहले, कई दफा पहले, दशकों पहलों की बात, शादियों में, विवाह उत्सवों में जब लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे तो शास्त्रार्थ वगैरह बहुत होते थे। क्यों? क्योंकि सब ज्ञानी होते थे। उस समय सबको शास्त्र का ज्ञान होता था, सब बहुत पढ़े लिखे होते थे, इसलिए उन्हें इस चीज की भनक होनी चाहिए होती थी कि क्या हम जो जिससे रिश्ता निभाने जा रहे हैं वो भी उतना पढ़ा लिखा। तो शिव जी के विवाह के दौरान भी शास्त्रार्थ शुरू हुआ। माता पार्वती के तरफ से जो पंडित लोग आए थे उन्होंने तब को बारी बारी से परास्त करना शुरू किया। जितने भी देवता थे, जितने भी गण थे, सब हारते जा। अंत में लोग नंदी बैल के पास पहुंचे, जो शिव जी की वाहन है। बैल, जिसे मूर्ख की तरह आज माना जाता है, वे उसी प्रजाति के थे। जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो नंदी जी ने अपने ज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन किया। सब जितने भी ऋषि मुनि पंडित, जितने भी विद्वान वहां बैठे थे, सब चकित हो गए कि एक बैल की जाति के होके भी ये इतने पारंगत किस तरीके से हैं, वो इतना ज्ञान के सागर कैसे हैं। अतः उन्होंने सभी को एक साथ परास्त कर दिया। इसे जानकर, अपनी हार मानकर ऋषियों ने, पंडितों ने उनसे याचना की कि अपने ज्ञान का रहस्य बताएं, आपको इतना ज्ञान आया कैसे। तो नंदी महाराज ने बताया कि मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं अपने आदिदेव भगवान भोलेनाथ का। ये जो भी पढ़ते हैं, ये जो भी करते हैं, मैं सिर्फ इन्हें ही सुनता हूँ। ये जो कहते हैं मैं उन्हें ही सुनता हूँ। ये जो बोल देते हैं वो मेरे लिए सत्य हो जाता है। मैं इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करता। जब वो अकेले में पठन करते हैं, जब वो अकेले में ज्ञान का सेवन करते हैं, तब भी मैं उनके साथ होता हूँ। जब वो माता पार्वती को ज्ञान देते हैं, तब भी मैं उनके साथ होता हूँ। जब वो ऋषि मुनियों को ज्ञान देते हैं, तब भी मैं उनके साथ होता हूँ। इस प्रकार जो ज्ञान के स्रोत भगवान भोलेनाथ है, मैं उन्हीं का वाहन हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो मेरे अंदर उनके द्वारा दिए हुए सारी ज्ञान समाहित। इसी वजह से मैं इतना ज्ञानवान। किंतु आप लोगों ने मेरी जाति बैल की समझकर मुझे हीन समझा। अंततः यही वो किताब है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया इसे जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरा पूर्ण यकीन है कि आप लोगों को ये कहानी, ये किताब या जो भी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।
अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाक़या हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।